क्लासेस में कहीं पे भी एक्सपर्ट सेशन होता है ना, तो सबसे पहले हमारे माइंड में आता है कि यार एक बोरिंग चीज में बैठना है, ठीक है। ये कब हमेशा ध्यान रखिए, चाहे आपके कॉलेज में हो रहा है, चाहे आपके क्लास में हो रहा है, या कहीं और भी। जैसे कि ऑडिटोरियम में होता है, कभी भी ऐसे सेशंस आए ना, कभी उसको मिस मत कीजिए। बहुत कुछ जानने लायक उसमें होता है। डेफिनेटली आप बहुत बड़े डेवलपर तुरंत नहीं बन जाएंगे। दिस इज अ 1 डे सेशन, ओके, और 1 आवर 2 आवर सेशंस, तो उससे कुछ नहीं होता है। पर जनरली अगर आप सोचते हो ना कि इसमें क्या है कि आपको एक नॉलेज वास्ट मिलती है कि आप क्या आगे आ सकता है, किस तरह से आ सकता है। पढ़ तो हम सभी रहे हैं, किस तरह से पढ़ना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ओके, सो सबसे पहले, सो माय नेम इज गिरीश चौधरी एंड आई हैव डन मास्टर इन कंप्यूटर मैनेजमेंट, मास्टर इन मैनेजमेंट साइंस, अराउंड 22 certifications of Microsoft, Oracle, Java and so on. अब तो मुझे याद भी नहीं है एक्चुअली। So I have experienced the Tata Motors, Tata Technologies, IBM, Infosys. Currently, around 200 projects I have been working. Okay, and worldwide, definitely. So this is my normal small introduction. But before that, I am just a student first. So still I am learning. Currently, I am learning quantum AI also and Rust, CUDA. So many things that I am learning now. So ये हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी आपका लर्निंग स्टॉप नहीं होना चाहिए, आप चाहे कितने भी एक्सपीरियंस्ड हो। दैट माय फर्स्ट प्रोजेक्ट दैट आई मेड इन 1999, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो जन्मे भी नहीं थे उस टाइम, और मैं एक्चुअली 12th स्टैंडर्ड से ये बना रहा हूँ, ठीक है। अगर आप, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, आपको थोड़ा बेटर पता चलेगा, ठीक है। इसमें स्क्रीन विजिबल? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So, yeah, okay. So, if you want to see my details, see, currently मुझे इतना ज्यादा मेरे बारे में कुछ बात करने की आदत नहीं है, तो आप लिंक्डइन पे जाके मेरा प्रोफाइल देख सकते हो। करंटली मैंने उसको भी अभी बहुत ज्यादा अपडेट नहीं किया है, तो बेसिक जो भी डिटेल होगा वो इसमें रहेगा। बेसिक्स मतलब जो भी मैंने सीखा है, उसमें भी सारे सर्टिफिकेशन सब ऐड नहीं किया है मैंने। So this is my basics LinkedIn profile, that IT consultant project management. और मैं सिर्फ AIML की बात नहीं कर रहा हूँ, that गेम्स डेवलपमेंट भी मैं सिखाता हूँ, AR VR डेवलपमेंट भी सिखाता हूँ, ए फ्रेम है, साइबर सिक्योरिटी है, एथिकल हैकिंग्स है, कूडा प्रोग्रामिंग है, दैट IoT प्रोग्रामिंग है, वो सारी चीजें, ठीक है। पर वो सारी चीजें मैंने मेंशन नहीं की, वो सारी चीजें रिज्यूम। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि एक्सपीरियंस आपको कैसा है कि आप एक चीज पे 2 साल देते हैं, 3 साल देते हैं, ये इस तरह से भी आप एक्सपीरियंस ले सकते हैं, या फिर आप आपके माइंड को डाइवर्सिफाई करके भी एक्सपीरियंस ले सकते हैं। अब जैसे आप सारे स्टूडेंट AIML की बात करते हैं कि ओके वी आर लर्निंग AIML, बट अगर AIML की अगर मैं बात करता हूँ ना, तो बहुत कम स्टूडेंट्स को पता है कि एक्चुअली AIML क्या है, ठीक है। सो AIML सिर्फ ये नहीं है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने एक वर्ड दे दिया या फिर मशीन लर्निंग एक वर्ड दे दिया। इवन कुछ स्टूडेंट्स को तो ऐसा लगता है मशीन लर्निंग मींस वहां पे मशीन इन्वॉल्व है। कुछ ऐसा भी सिनेरियोस मैंने देखा है जब मैं कॉलेज में सेमिनार करता हूँ। तो पहली चीज तो इस फील्ड की समझ ही लोगों को बहुत कम है, और पहली चीज तो इस फील्ड के बारे में ही लोगों ने कब जाना कि चलो भाई 2021 के बाद ये फील्ड में जाना। पर किसको पता है कि AIML कहाँ से स्टार्ट हुआ, उसका हिस्ट्री किसको पता है? तो उसका थोड़ा बहुत लिटिल बिट हिस्ट्री मैं आपको बताता हूँ। हमारे एक वर्ल्ड चैंपियन है, हमारे मतलब वर्ल्ड के, दैट वाज गैरी कास्परोव फ्रॉम रशिया। ये सबसे पहले वर्ल्ड चैंपियन थे चेस में, ठीक है। ये एक ऐसे प्लेयर थे जिन्होंने सारे कंप्यूटर्स को हराया था, चेस में कंप्यूटर्स को हराया था, ठीक है। और ये गैरी कास्परोव इसलिए फेमस है क्योंकि इसको हराने वाला सबसे पहला इंडियन था, दैट इज वर्ल्ड चैंपियन विश्वनाथन आनंद। तो इसकी वजह से ये ज्यादा फेमस है और याद भी है। और उस गैरी कैस्परोव को हराने के लिए अमेरिकन कंपनी ने, IBM और इंटेल ने मिलकर एक कंप्यूटर तैयार किया था, दैट इज कॉल्ड डीप ब्लू। और वो डीप ब्लू स्पेशली सिर्फ ये स्टैटिस्टिकली थिंकिंग करने के लिए था। और उस टाइम से स्टार्ट हुआ, तो वो पहला प्योर AIML बेस्ड एप्लीकेशंस था जिसने गैरी कास्परोव को हराया था।
उसमें भी 3 गेम में से उसने 1 जीता था और 2 फिर कंप्यूटर ने जीता था, तो ये फर्स्ट था। एंड अराउंड 2011 तब से मैं AIML सीख रहा हूँ। ऑफ कोर्स दूसरी सारी टेक्नोलॉजी भी है, बट तब से मैं AIML सीख रहा हूँ, जब कोई आईडी ही नहीं था। आईडी मतलब कि कोई ग्राफिकल इंटरफेस ही नहीं था AIML के लिए। तो तब सिर्फ हम डॉस पे ही काम करते थे। हमें पाइथन के पैकेजेस बनाने रहते थे, C++ में, स्कालास में, ये सारी चीजें। तो तब से मैं सीख रहा हूँ। तो लोगों का रहता है कि हमने एक आईडी सीख लिया, थोड़ी बहुत पाइथन सीख ली, मशीन लर्निंग सीख लिया, या फिर एक कोर्स कर लिया, दैट्स व्हाई वी विल बिकम AI और ML इंजीनियर। सबसे पहले तो इसका फ्लो सीखो। फ्लो मतलब कैसा है कि AI क्या है, मशीन लर्निंग क्या है, डेटा साइंस क्या है, ठीक है, डेटा एनालिसिस क्या है। क्योंकि जनरली स्टूडेंट के माइंड में रहता है कि ओके, वी आर लर्निंग AIML, तो मैं डेटा साइंस भी सीख रहा हूँ, डेटा साइंस सीख रहा है तो मैं AIML भी सीख रहा हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि कभी आपको इंटरव्यू में ये क्वेश्चंस आते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AIML एंड डेटा साइंस, तो सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि स्टूडेंट की ही बात नहीं कर रहा हूँ, जो हमारे कॉलेजेस में रहते हैं, जो फ्रेशर्स फैकल्टीज रहती हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स ये होती है कि आता है नॉलेज, नो डाउट, पर अगर डिफरेंस की बात करें तो उसको कैरी नहीं कर सकते कि क्या करेंगे, कैसे बोलेंगे, नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले ये सारी चीजें भी आपको आनी चाहिए। कोर चीज क्या है ना, वो आपको पता होना चाहिए। अगर मुझे कोर पता है तो मैं हर चीज पता कर सकता हूँ। इसी टेक्नोलॉजी को जानने के लिए हम क्या करते हैं, जब स्टूडेंट पढ़ते हैं कोई कोर्स, तो इन IT फील्ड की बात कर रहा हूँ, तो जनरली वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस पढ़ते हैं। कभी किसी स्टूडेंट्स को ये पूछेंगे ना कि अगर आपको 3 से 4 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है तो कैसा होगा, तो मतलब बढ़िया, अच्छा रहेगा। ये हमेशा ध्यान रखिए कि आप कितनी भी लैंग्वेजेस सीख लो, उससे कुछ नहीं होता है। मैं खुद 28 से ज्यादा लैंग्वेजेस जानता हूँ, और प्रोफेशनली, ऐसा नहीं, बेसिक डेवलपमेंट लेवल पे ही जानता हूँ। पर स्टिल मैं कहता हूँ कि लैंग्वेजेस से कुछ नहीं होता है। अगर सीखना है तो लर्न टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का फ्लो सीखो, उसकी लाइफ साइकिल सीखो, वो सारी चीजें सीखो, तो वहां पे तुम्हें बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलती है। अब जैसे कॉलेज, इसमें हम C++ सीखते हैं, पाइथन सीखते हैं, तो हमें आइडियली सिखाया जाता है पाइथन के लिए, BS कोड सिखाया जाता है, बहुत सारी चीजें हैं जो हम सीखते हैं। बट जो प्रोफेशनल इंडस्ट्रियल टूल है ना, हमें कभी सिखाया नहीं जाता। उसका एक रीजन ये भी है कि वहां पे भी अगर इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस होगा ना, तो वो आप सीख सकते हो या सिखा सकता है कोई। अगर कोई फ्रेशर्स है तो वो यूट्यूब से देख के सीख जाएंगे, कोई बात नहीं, पर यूट्यूब से प्रोफेशनलिज्म थोड़ी ना आएगा। कुछ लोग आज फॉलो करते हैं क्लासेस में कि हम AI बेस पे सिखाते हैं, हम चैट GPT बेस पे सिखाते हैं, हम ग्रोक बेस पे सिखाते हैं। बस एक सिंपल चीज याद रखिए कि इफ यू हैव अ प्रॉब्लम इन योर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट, आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, कुछ इश्यूज है, अगर आप उसको फाइंड करते हो चैट GPT में या ग्रोक में, तो एक सिंपल चीज सोचिए कि चैट GPT दैट गिव यू आंसर, आपको वो सिखाएगा नहीं कभी। आपको, आप चाहे जो कहो वो कर देगा, आंसर बता देगा, आपको सिखाएगा नहीं। अब कंपनी का ये क्वेश्चन रहता है कि चलो, आप जो प्रॉब्लम है वो चैट जीपीटी से पूछ रहे हो, ठीक है, आप जो प्रोग्राम है वो चैट जीपीटी से बना रहे हो, तो व्हाट शुड आई हायर यू बाय? सिंपल चीज है, मैं आपको क्यों हायर करूं? तो कंपनी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही रहता है। आपको पता है 2030 तक सिर्फ इंडिया में 75,000 AIML इंजीनियर्स की जरूरत है, पर मुझे नहीं लगता कि वो भी पूरी होगी, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। AIML सारी कॉलेजेस करवा रहे हैं, ठीक है, पर वो प्रोफेशनलिज्म कहाँ पे? कहीं पे नहीं है। स्पेशल लेक्चर्स दिलवाना और उस लेक्चर्स को फॉलो करवाना इंडस्ट्री बेस पे, उन दोनों में फर्क है। रेड एंड व्हाइट में अभी भी इनिशिएट लिया है, तो ठीक है, वैसे तो कई सारी स्पेशल सेशन आपके हुए होंगे, पर अब कैसा है कि एक रेगुलर बेस पे भी पूरा ट्रेनिंग स्पेशल सेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर दिवाली, सो वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। पर जनरली मेरा मानना ये है कि जो आप सीखो वो कुछ अलग होना चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। अगर आप दूसरों से अलग नहीं सीखोगे ना, तो कुछ नहीं होने वाला है लाइफ में, ये हमेशा ध्यान रखना। मैंने भी अगर ये लैंग्वेज सीखी है, पाइथन सीखी है, दूसरे ने भी पाइथन सीखी है, व्हाट इज द डिफरेंस? उसको भी आता है, मुझे भी आता है, तो मुझे क्या नया आता है? तो अगर आप सबका देखो, अभी आप AIML में है तो पाइथन तो बेसिक सबको आता होगा, मैं दूसरी एडवांस टेक्नोलॉजी के बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ, जस्ट पाइथन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो पाइथन में भी आप एडिशनल क्या जानते हो जो दूसरे नहीं जानते हैं? ठीक है, पाइथन अगर एग्जीक्यूट होता है तो उसके पीछे की एग्जीक्यूशन साइकिल्स क्या होती है,
वो किस तरह से काम करता है। अगर मुझे ऑप्टिमाइज करना है तो कैसे करूंगा। अगर मैंने एक AIML प्रोग्राम बनाया है, कोई भी प्रोग्राम बनाया है, तो उसको वो फास्ट चलेगा कि नहीं, कितना फ्यूचर इसका होगा, कितने साल तक वो परफॉर्म करेगा, कितने डेटा तक परफॉर्म करेगा, ये सारी चीजें अगर मुझे टेस्ट करनी है तो डू आई हैव एनी आइडियाज और समथिंग, टेस्टिंग मेथड और नथिंग, कुछ नहीं है हमारे पास, या फिर हम नहीं जानते। ठीक है, मैं तो सालों से कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है। तो बेसिकली ये हमेशा ध्यान रखें कि आप जो पढ़ते हो वो सिर्फ पढ़ना नहीं होना चाहिए, दूसरों से बेहतर होना चाहिए। दूसरे मतलब कोई भी हो सकता है, आपके फैकल्टी से भी बेहतर, मैं तो ये मानता हूँ। मेरे स्टूडेंट्स को मैं हमेशा कहता हूँ कि मेरे जैसा मत बन, मुझसे बेहतर बन, तो वहां पे आपकी काबिलियत है। तो आपको तो मैं बहुत सारी चीजें ऐसे ही सिखा रहा हूँ, तो आपका काम है कि मुझसे बेहतर बन। ठीक है, स्टिल मैं अभी भी, मैं जैसे बोला कि मैं अभी भी सीख रहा हूँ, अभी भी मैं मेरा AIML है वो अभी भी इम्प्रोवाइजेशन ही हो रहा है। ठीक है, क्योंकि AIML इतनी वास्ट फील्ड है, लोगों ने ये बता दिया है कि भाई चलो ये AIML में ये सीख लिया हमने, मशीन लर्निंग सीख लिया, डेटा एनालिसिस सीख लिया, डीप लर्निंग सीख लिया, दैट्स ओके, खत्म हो गया। फिर एक आएगा बोलेगा जेन AI सीख लिया, खत्म हो गया। नहीं, जेन AI में भी 18 सेक्टर्स है, अभी तो 18 है, बढ़ेंगे आगे वो भी। तो वो 18 स्पेशलाइजेशन किसने सीखा है? मैंने खुद अभी तक 13 ही सीखे, अभी भी मेरा बाकी के 5 बाकी, अभी वो सीख रहा हूँ क्योंकि वो फील्ड मेरी नहीं है। बायोलॉजिस्ट में आते हैं जैसे DNA सीक्वेंसिंग, ये सारी चीज। पर ये अगर आप नॉर्मल देखते हो ना कि मैं VS कोड में कर लूंगा या फिर मैं आइडियली में कर लूंगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल। इसके लिए कैसा है कि इंडस्ट्री ने कुछ टूल्स बनाए, डेटा को कैसे मैनेज करना है वो टूल्स बनाए। हम सिर्फ ऐसा सोचते हैं कि चलो AIML हमें आ गया, डेटाबेस पे कोडिंग हमने कर ली, SQL आ गया, तो दैट्स ओके, वी विल बी अ मास्टर। सबसे पहली चीज ये नहीं होती है। सबसे पहली चीज होती है, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक फ्लो बताता हूँ, हमेशा ध्यान रखिएगा, ये फ्लो वर्ल्ड वाइड है और ये हमेशा कहीं पे भी एक्सेप्टेबल है। कभी भी आपको कोई ये बोलता है कि डेटा साइंस क्या है, ठीक है, सो डेटा साइंस AIML क्या है, ठीक है, उसके बाद बोलेंगे भाई डेटा एनालिसिस क्या है, इसको कैसे करेंगे। किसी को बोलेंगे कि भाई इसमें आपको किस में जॉब करना है, ठीक है, स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, मुझे डेटा साइंस में जॉब करना है, मुझे AIML में जॉब करना है, मुझे डेटा एनालिसिस में जॉब करना है। डिफरेंस किसको पता है इन सब में क्या होता है। ठीक है, AI बड़ा होता है, AML बड़ा होता है, डेटा एनालिसिस बड़ा होता है, क्या होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखें, आपने एक वर्ड हमेशा सुना होगा, डेटा साइंटिस्ट। ओके, ये सबसे टॉप की पोजीशन होती है। डेटा साइंटिस्ट के अंडर AI एजेंट रहता है। ठीक है, मैं ML की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना, AI एजेंट की बात कर रहा हूँ। जो AI एजेंट या AI इंजीनियर है ना, वो डेटा साइंटिस्ट के अंडर होते हैं। AI एजेंट के अंडर होते हैं ML इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, और उसके अंडर होते हैं डेटा एनालिस्ट। ये हमेशा ध्यान रखना, मेरा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक होता रहता है, ठीक है। सो ये होता है। तो इस तरह से पूरा सीक्वेंस बना हुआ है, सबसे पहले डेटा साइंटिस्ट है, फिर AI एजेंट है, फिर ML इंजीनियर, फिर डेटा है। हाँ, इसके बीच में छोटी बहुत जॉब मिलती है, छोटी मोटी पोस्ट है। इसके नीचे भी अगर जाओ तो एक और है, दैट इज डेटा डेवलपर और डेटाबेस डेवलपर, सिंपल। तो ये भी एक चीज है। तो कभी भी आप सीखते हो ना, तो ये एम मत रखो कि मुझे AI इंजीनियर बनना है, AI एजेंट बनना है, ML इंजीनियर बनना है। नहीं, मुझे डेटा साइंटिस्ट बनना है, एंड ऑफ कोर्स इट टेक्स टाइम। बट वो ग्रोथ अभी से होगा ना, तो आप उस वे से जाओगे। अब डेटा साइंटिस्ट ऐसा क्या सीखा है कि जो AI और ML से भी ऊपर है। तो डेटा साइंटिस्ट में एक चीज कॉमन होती है कि उनको वो टूल्स पता होते हैं जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता हो। ये नॉर्मल स्कूलिंग स्टूडेंट्स रहते हैं या जनरली क्लास के स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्मल कोर्सेज करते हैं। AIML का कोर्स भी मैं नॉर्मल ही मानता हूँ, मैं तो उसको भी ये नहीं कहता हूँ कि बहुत सुपीरियर है। मैं हर चीज नॉर्मल ही देखता हूँ क्योंकि उसके आगे भी दुनिया है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, इसलिए कभी भी आप सीखो तो ये कभी मत सोचो कि दैट आई विल बिकम अ मास्टर इन दिस कोर्स आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, नॉट पॉसिबल। उसके बाद बहुत सारी चीजें, पूरा आसमान है, पूरा यूनिवर्स है, ये ध्यान रखना। तो AIML मैं कह रहा हूँ, मैं 15 साल से AIML सीख रहा हूँ, दूसरे भी कोर्सेज कर रहा हूँ, पर मुझे आज तक नहीं लगा कि मैं AIML में मास्टर हूँ। स्टिल आई एम लर्निंग लर्निंग लर्निंग। बहुत सारी लाइब्रेरीज है, आप तो लाइब्रेरी यूज करते हो, मैं तो बनाता हूँ लाइब्रेरी, ऐसा है। तो भी मुझे नहीं लग रहा है कि मुझे इतना कुछ आता है, स्टिल आई एम लर्निंग, ऐसा है। सो हमेशा अगर सीखना है ना, सबसे पहली चीज तो खुद को एज ए स्टूडेंट की तरह ही ट्रीट करो। अगर आप स्टूडेंट हो तो आप बेहतर सीख पाओगे।
एक भी बार आपके माइंड में आया दैट आई नो दिस, तो हमेशा वहां पे आपकी बाउंड्री क्रिएट हो जाएगी। और मेरा हर एक लेक्चर में फर्स्ट स्टेटमेंट यही रहता है दैट आई एम जस्ट अ स्टूडेंट एंड देन आई एम अ टीचर एंड देन आई एम एन आर्टिस्ट। आर्टिस्ट इसलिए कि किसी भी टॉपिक को, किसी भी चीज को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है स्टूडेंट्स को, ठीक है, वो भी एक आर्ट है। अब जैसे मैथ्स है, इसमें कई हार्ड चीजें होती है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होते हैं, एनालाइज रहता है बैकएंड में। अब उसको अगर मैं टेक्निकली बताने जाऊं ना, तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट तो ड्रॉप ही हो जाए, यहाँ पे नहीं, कॉलेज में भी, हर जगह पे ये ऐसी ही हालत है। अभी जैसे मेरे एक स्टूडेंट है, यही RNW की है, अभी निरमा यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है अहमदाबाद, रिमोटली क्लास ले रही है। उनको एक ही सेमेस्टर में AIML भी हो गया, डेटा एनालिसिस भी हो गया, डीप लर्निंग भी हो गया और LLM भी हो गया, एक ही सेमेस्टर में, बोलो 2.5-3 महीने के सेमेस्टर में। और उसने मुझे मैसेज किया था कि सर हमें ये प्रोजेक्ट बनाने के लिए दिया है LLM का और LangChain का, आप थोड़ा हेल्प करो। तो मैंने उसको पूरा प्रोजेक्ट असाइनमेंट बना के दिया, बोला ये देखो इस तरह से होता है। ये कॉलेज की हालत है, निरमा यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं। अभी जो माइक्रोसॉफ्ट ने या इन्फोसिस ने एम्प्लॉइज को बाहर किया, उसमें से तकरीबन 1100 एम्प्लॉइज थे वो IITs के थे। सोचो, IITs के वांदे हैं। तो बाकी ऐसा नहीं कि वो काबिल नहीं थे, वो बात है कि उनके पास ऐसा क्या नहीं था कि उनको निकाला गया। ये हमेशा ध्यान रखना, तो ये यहाँ से आपको मिलता है। ठीक है, तो अब जैसे डेटा साइंटिस्ट की बात की, मैं टॉप लेवल की ही बात करता हूँ, ठीक है, वहां पे जाओगे बाकी का नीचे आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे डेटा साइंटिस्ट में आपको जाना है, तो सबसे पहले आपको जो इंडस्ट्रियल टूल्स है ना, वो पता होना चाहिए। जैसे प्रोग्रामिंग हम करते हैं, तो हम प्रोग्रामिंग किस में करते हैं, जैसे मैंने बताया VS कोड में करते हैं या फिर जुपिटर नोटबुक में करते हैं। ठीक है, ये एक हमारा नॉर्मल ये है कि चलो हम इसमें कोडिंग करते हैं, पर इसके अलावा क्या, देखिए यहाँ पे कुछ मैंने जस्ट आपको मैं बता रहा हूँ, हमारा ये इंट्रोडक्शन यही है कि जुपिटर नोटबुक है, जुपिटर लैब है, इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल टूल है दैट इज डेटा ग्रिक, पाईचार्म, डेटा स्पेल एंड गूगल कोलैब। सबको ये पता है, कभी आप किसी को पूछोगे ना तो ये क्या बोलेगा पता है, दैट ओके जुपिटर लैब और गूगल कोलैब सेम है, ऐसा बोलेंगे। तो पहली चीज तो, अगर कोई ऐसा कहता है कि गूगल कोलैब एंड जुपिटर लैब या नोटबुक सेम है, तो वहां से उठ के चले जाओ, क्योंकि वो आपको कुछ नहीं सिखा सकता, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, जनरली आप चाहते हो या किसी से आप कंपनी में भी जाओगे तो वहां पे भी ट्रेनिंग आती है, ठीक है, हम लेते थे हर रोज ट्रेनिंग, वहां पे ऐसे मिस गाइडेंस बहुत हमें मिलता था। दैट्स व्हाई वी नीड सम स्पेशल क्लासेस, स्पेशल सेशंस एंड सो ऑन। ठीक है, क्योंकि हर एक एम्प्लॉइज हैं या हर एक ट्रेनर्स हैं, उनको भी 20-22 साल का एक्सपीरियंस है जरूरी नहीं, इसलिए कुछ स्पेशल सेशन हमेशा आपको अटेंड करने, इवन मैं तो कहता हूँ हर एक स्पेशल सेशन अटेंड कीजिए, चाहे कोई दे रहा हो, कुछ ना कुछ आपको जानने को मिले। तो यहाँ पे कैसा है कि हम ये सारे आईडीज जानेंगे। आईडी मतलब कैसा है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, कि हम प्रोग्रामिंग कहाँ पे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, वो भी बहुत जरूरी है। अब जुपिटर लैब और जुपिटर नोटबुक ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है, पर जनरली कभी भी क्लासेस में भी जाओ ना, क्लासेस में मतलब कि कोई भी AIML का सेशन से वहां पे भी अगर कोडिंग स्टार्ट मुझे करनी है पाइथन में, वो जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करवाएं। कैसे, एनाकोंडा से, एनाकोंडा आप डालो, उसके बाद एनाकोंडा बहुत हैवी सॉफ्टवेयर है, आपको डायरेक्टली भी ये इंस्टॉल करना और उसको रन करना आना चाहिए। अब जुपिटर नोटबुक ही कॉलेज वाले भी इंस्टॉल करवाते हैं, मैं इंस्टॉल करवाता हूँ जुपिटर लैब। अब जुपिटर लैब में कैसा है कि सारी फैसिलिटीज है, आप टर्मिनल भी यूज कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक भी बना सकते हो, इट इज जस्ट अ मास्टर ऑफ दैट इज जुपिटर नोटबुक, सिंपल है। जैसे नोटपैड है और वर्ड है, तो नोटपैड में जैसे हम नॉर्मल टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, वर्ड में वो भी बना सकते हैं विद फॉर्मेटिंग और दूसरे सारे ऑप्शंस भी हैं। तो ये नॉर्मली सबको पता है कि जुपिटर नोटबुक क्या है, जुपिटर लैब क्या है। एक्चुअली सी यहाँ पे मैंने जुपिटर लैब ओपन करके रखा है, तो यहाँ पे आप जुपिटर नोटबुक बना सकते हैं, यहीं से आप कंसोल भी स्टार्ट कर सकते हैं, ये पाइथन कंसोल है। ठीक है, पाइथन कंसोल नहीं चाहिए तो आप नॉर्मल हमारा विंडोज टर्मिनल या शेल और लिनक्स का है, वो भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो सो मेनी फैसिलिटीज देयर दैट यू कैन एग्जीक्यूट ऑल कमांड्स फ्रॉम हियर। आपको कहीं पे जाने की जरूरत नहीं कि टर्मिनल में जाओ, बाहर से करो ये चीज, या नोटबुक में लिखो, ये कुछ करने की जरूरत। यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे टेक्स्ट फाइल है, मार्कडाउन है। अब ये कॉमन है तो इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सो ये जनरली सब कोई जानते हैं। सपोज यहाँ पे अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं, सो दैट इज डेटा ग्रिप, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट्स को ये लगता है कि पाइथन में जब हम डेटा को मैनेज करेंगे, तो कंपनी हमें ऐसे थाली में CSV फाइल परोस के दे देगी, ये ले भाई CSV फाइल है, तेरी एक्सेल फाइल है, इससे डेटा मैनेज कर।
ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता। कंपनी आपको देगी कि भाई ये मेरा डेटा कनेक्शन है, ये मेरा एपीआई है, ये मेरा जेसन है, ये मेरा एक्सेल है, ये मेरा सीएसवी है, एनी काइंड ऑफ डेटा। इवन कभी कभी तो रो टेक्स्ट फाइल दे देती है कि आप ये टेक्स्ट फाइल को मैनेज करो। ठीक है, तो उन सब के लिए सबसे बेस्ट अगर मुझे एनालाइज करना है डेटा को एसक्यूएल बेस पे, क्वेरी बेस पे, दैट्स डेटा ग्रिप सॉफ्टवेयर। सो यहाँ पे देखिए डेटा ग्रिप को भी मैंने ओपन करके रखा है। सी दैट इज दिस वन इज डेटा ग्रिप। अब डेटा ग्रिप में क्या है कि अब जैसे माई एसक्यूएल आप सबने पढ़ा होगा या देखा होगा। ठीक है, अब ये माइस्क्वेल में कोडिंग करना लिटिल बिट हार्ड होता है। हार्ड मतलब कि उसमें फाइल प्रोजेक्ट मैनेज नहीं कर सकते प्रॉपर्ली। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वीएस कोड यूज करते हैं, उसमें प्लगइन डाल के। देखो वीएस कोड कैसा है कि फ्री है प्लगइन से, बट वहां पे अगर प्रोफेशनल डेवलपमेंट की बात करते हैं, एंटरप्राइज डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो वीएस कोड कहीं नहीं ठहरता, ये याद रखें। अगर आपको ऐसा लगता है कि ओके आई वांट टू वर्क इन एट अ स्मॉल पोजीशंस, नॉर्मल मुझे कोडिंग करनी है, नॉर्मल डेवलपमेंट करना है, तो गो फॉर वीएस कोड। मैं खुद वीएस कोड नॉर्मल कोडिंग के लिए यूज करता हूँ। बट जहाँ पे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, मुझे ऑप्टिमाइजेशन देखना है, टेस्टिंग देखना है, डिबगिंग देखना है, एबी टेस्ट है, फंक्शनल है, व्हाइट बॉक्स, ब्लैक बॉक्स, सारी तरह की टेस्टिंग मुझे देखनी है। सर्वर लोडिंग्स कैसे होता है, हर चीज, पीछे का साइकिल एग्जीक्यूशन कैसा है, विगो नोटेशंस किस तरह से काम करते हैं, हर चीज अगर मुझे चेक करना है। क्योंकि डेफिनेटली अगर मैं मेरे क्लाइंट्स को कुछ डिलीवर कर रहा हूँ तो मैं हमेशा चेक करूंगा कि वो हर चीज परफेक्ट है। ठीक है, परफेक्ट ना तो नियर बाय परफेक्ट तो होनी ही चाहिए। तो तभी आपका एक स्टैंडर्ड बनती है। स्टूडेंट्स हमेशा सोचते हैं जनरली कि हम किसके लिए कोडिंग करेंगे, क्लाइंट के लिए। मैं स्टूडेंट को हमेशा कहता हूँ डेवलपर के लिए डेवलपमेंट करो, वो आपको ज्यादा पैसा दिलाएगा। देखो एम सबसे ज्यादा वही होता है कि भाई हम क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा करियर सेट करने के लिए। आपका करियर सेट हुआ है कैसे पता चलेगा, व्हाट यू आर अर्निंग। ठीक है, उस हिसाब से पता चलेगा ना कि आप क्या कमा रहे हो, कितना कमा रहे हो, उस हिसाब से। तो अर्निंग का टारगेट हमेशा है। कुछ स्टूडेंट क्या बोलते हैं कि मैं मुझे 1 साल में ये आ जाना चाहिए, 6 महीने में ये आ जाना चाहिए। नेवर एवर सेट दिस काइंड ऑफ गोल। गोल सिर्फ ये रखो कि मेरे को 1 साल में मेरी इनकम इतनी होनी चाहिए, 2 साल में मेरी इनकम होनी चाहिए। नहीं हुई कोई बात नहीं, आप कितना नजदीक पहुंचे उसकी कैलकुलेशन करना सीखो। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब बैक टू द टॉपिक। तो जैसे एसक्यूएल को इसको मुझे सेटअप करना है, तो ठीक है, यहाँ पे सपोज मैं इसका कनेक्शन देखूंगा तो एडिट, तो यहाँ पे आप कनेक्शन प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सिर्फ डेटा ग्रिप में जाके सेटअप ही करना है। देखिए क्रिएट डेटा सोर्स, इसमें दुनिया के सारे डेटाबेस आपको मिल जाए, प्लस एक्सेल फाइल, सीएसवी, हर एक चीज को आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो सीधे। आपको किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि माई एसक्यूएल की तरह, सॉरी वीएस कोड की तरह सिर्फ कनेक्ट करता है। ये इसलिए भी है कि इसमें मैनेजेबल टूल्स हैं, ईआर डायग्राम सब बना सकते हो, मैनेज कर सकते हो डेटा को। इसमें एक बेसिक एनालिसिस भी है एसक्यूएल बेस में, तो बहुत सारी फैसिलिटीज भी है। ये सिर्फ आईडी ही नहीं है वीएस कोड की तरह, बहुत ज्यादा टूल्स भी है इसमें। तो सपोज अभी मुझे माई एसक्यूएल कनेक्ट करना है, तो माई एसक्यूएल की कनेक्शंस प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन होगी। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि लोकल, जो भी नाम देना है दे सकते हैं। ठीक है, लोकल माई एसक्यूएल, लोकल होस्ट ये सेम है, यूजर पासवर्ड तो मेरा डिफॉल्ट पासवर्ड रूट है। यहाँ पे मैंने इंस्टॉल किया है, तो जो पासवर्ड आपने यूज किया कर लो। सारे डेटाबेस यूज करना है तो यहाँ पे कुछ मत डालो, चलेगा। अब कैसा है कि ये इंटीग्रेटेड आईडी अलग कंपनी का है और आपका डेटाबेस अलग कंपनी का है। तो इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, तो वो अपने आप सजेस्ट करेगा कि यहाँ पे देखो मेरा ड्राइवर मिसिंग है, तो आप जस्ट डाउनलोड कर लीजिए, वो अपने आप इंस्टॉल कर देगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। अब यहाँ पे टेस्ट कर लो आपका कनेक्शन सही है, तो थोड़ी देर में वो चेक कर लेगा। ये देखिए कनेक्शन सक्सेसफुली, मतलब कि मेरे जो माई एसक्यूएल है उसके साथ में कनेक्ट हो गया। नाउ जस्ट ओके। सो यहाँ पे आप देखोगे कि ये मेरा माई एसक्यूएल यहाँ पे टेबल कनेक्ट हो गया। ठीक है, यहाँ पे सर्वर ऑब्जेक्ट ये सारी चीजें, अब यहाँ पे अभी भी लोड हो रहा है, इसलिए ये देखिए ये सारे मेरे टेबल्स और ये सारी चीजें आ गई। ठीक है, सो इस तरह से आप कोई भी डेटाबेस, यहाँ पे मल्टीपल कनेक्शन है, यहाँ तक कि मेरा रिमोट कनेक्शन है। अब जैसे मेरे क्लाउड डेटाबेस बहुत सारे हैं प्रोजेक्ट के, तो वो भी मैं इसी तरह से मैनेज करता हूँ। और ये सिर्फ एसक्यूएल के लिए नहीं है, नो एसक्यूएल डेटा हो, आपके पास जेसन डेटा हो, एक्सेल को एक्सेस करना हो, सीएसवी को, हर चीज आप इसमें कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आप बेटर एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, हाँ अभी हमारा ये ट्रेनिंग का मॉड्यूल नहीं है, जस्ट आपको मैं आईडी कर रहा हूँ, एक्सप्रेस कर रहा हूँ कि इंडस्ट्री में क्या यूज होता है। तो ये चीज है कि इंडस्ट्री में हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए, चाहे वो लोकल हो, चाहे वो एसक्यूएल बेस्ड हो, चाहे नो एसक्यूएल बेस्ड हो, चाहे क्लाउड हो, और क्लाउड में भी कोई भी हो, वो सारी चीज हम इससे मैनेज करते हैं ताकि हमारे पास एक सिंगल एनवायरनमेंट रहे, प्लस प्रोफेशनली हम इसको सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि ये शेयरेबल भी है।
ठीक है, रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है, गिटहब तो यहाँ पे सब में अभी होता ही है, तो उसका तो मुझे सोचना ही नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले जो डेटा ग्रिप है वो स्पेशली टू डिजाइन, टू डेवलप और मैनेज डेटा यूजिंग एसक्यूएल, एक्सेस, सीएसवी, एनी काइंड ऑफ डेटा। ठीक है, तो इसके लिए, क्योंकि कंपनी आपको सिर्फ एक्सेल में, सीएसवी में डेटा नहीं देगी, आपको इसी तरह से देगी, ये भाई हमारा एसक्यूएल कनेक्शन है, ये हमारा एसक्यूएल एपीआई है, कर लो अपने आप हिसाब से। मुझे आना चाहिए भाई, ये मुझे दिया है तो यहाँ से डेटा में कैसे एक्सेस करूँ, तो इसलिए इसकी जरूरत पड़ती है। मुझे कभी कभी डेटा समझ में नहीं आता, तो डेटा समझने के लिए भी हम यूज करते हैं। ठीक है, हर इंडस्ट्री यूज करेगी गारंटी नहीं है, पर ये गारंटी मैं हमेशा दूंगा कि दुनिया की सबसे बड़ी टॉप के इंडस्ट्रीज, मिड लेवल इंडस्ट्रीज ये यूज करें, ये हमेशा ध्यान रखना। हाँ, किसी ने मन किया कि चलो कल स्टार्टअप बनाते हैं, वो यूज नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए इसको पता होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखना। तो अगर ये चीज आपको पहले से पता हो तो यू विल बी मोर पावरफुल। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। तो सपोज यहाँ पे आप देखो, नेक्स्ट टॉपिक इज पाईचार्म। पाईचार्म आप बहुत लोगों ने सुना होगा कि प्रोफेशनल जो पाइथन की लाइब्रेरीज आप यूज कर सकते हो, पाइथन डेवलपमेंट आप कर सकते हो, VS कोड में भी मैं कर सकता हूँ, व्हाई डू आई नीड पाईचार्म? मैं जुपिटर नोटबुक में भी कर सकता हूँ, लैब में भी कर सकता हूँ, व्हाई पाईचार्म? तो पाईचार्म में ऐसा है कि अगर आप VS कोड में यूज करते हो या जुपिटर नोटबुक यूज करते हो, तो उसमें कैसा है कि आप उसको प्रॉपरली टेस्ट नहीं कर पाओगे, डीबग नहीं कर पाओगे, उसका परफॉर्मेंस मेजर नहीं कर पाओगे, बिग ओ नोटेशंस कैसे काम करते हैं वो नहीं पता चलेगा, सिस्टम मेमोरीज कैसे यूटिलाइज हो रही है वो पता नहीं चलेगा। ठीक है, सो आपकी सिस्टम पे वो कैसे परफॉर्म करेगा, अलग अलग सिस्टम, वो सारी चीजें, अलग अलग टाइप के टेस्ट होते हैं, यूनिक है, सॉरी यूनिट टेस्ट है, ब्लैक बॉक्स है, व्हाइट बॉक्स है, एबी टेस्टिंग से बहुत सारी टेस्टिंग्स होते हैं, वो कैसे करेंगे, तो वो सारी चीजें आपको ये पाई चार्ट में मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखोगे दैट इज पाई चार्ट। अब पाई चार्ट में भी आप देखो, नोटबुक की कोडिंग इसमें भी आप कर सकते हो, नॉर्मल डेवलपमेंट भी कर सकते हो, पर पाईचार्म में ऐसा क्या है जो दूसरों में है ही नहीं। अब जैसे मुझे पाइथन में मोबाइल ऐप बनानी है, यू कैन डू इन पाईचार्म। पाइथन में मुझे गेम बनानी है, आप इसमें कर सकते हो। पाइथन में मुझे AML बनाना है, आप कर सकते हो। पाइथन में आपको वेबसाइट बनानी है, आप कर सकते हो। पाइथन में आप डेस्कटॉप वेब बनानी है तो भी आप कर सकते हो। पाइथन में मुझे IoT डेवलप करना है तो भी आप कर सकते हो। पाइथन में आपको अर्डुइनो या रास्पबेरी कॉल करनी है, यू कैन डू इट। सो PyCharm is a complete package to develop professional Python applications with all testing, debugging, everything, even डिप्लॉयमेंट के बाद आप उसको कैसे टेस्ट कर रहे हो, आफ्टर डिप्लॉयमेंट उसका परफॉर्मेंस कैसा है, डिप्लॉयमेंट के बाद एक्टिव डाउनलोड एक्टिव अपडेट्स कैसे करते हैं, वो सारी चीजें भी इस पे रहेगी। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक वेबसाइट है, उस पे अगर हम कुछ अपडेट कर रहे हैं तो थोड़ी देर के लिए वेबसाइट बंद हो जाती है, या फिर वो ऐप बंद हो जाती है, या एक्सेसिबल नहीं रहती। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक्स होता है किसी भी ऐप का, किसी भी वेबसाइट के लिए। तो मतलब मेरी ऐप या वेबसाइट या कोई भी सॉफ्टवेयर है, उसको बंद किए बिना मैं एक्टिवली उसको अपडेट कैसे कर सकता हूँ, ये काबिलियत भी आपको देगा। ऑफ कोर्स आपकी प्लानिंग ये होगी, आपका ही लाइफ साइकिल होगा वो, बट ये काबिलियत आपको पाईचार्म से मिलती है। ठीक है, सो इसके लिए पाईचार्म यूज होता है। तो प्रोफेशनली सारे डेवलपमेंट यहाँ पे होते हैं। देन अगेन नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, सॉरी दिस वन, इट्स अ डेटा स्पेल। इसके बारे में शायद कोई स्टूडेंट सुनता भी नहीं या सुना भी नहीं होगा कि ये डेटा स्पेल करके भी एक सॉफ्टवेयर आता है। जेटब्रेन्स के ये सारे प्रोडक्ट मैं यूज करता हूँ, इससे भी अलग अलग प्रोडक्ट हैं, इससे भी बढ़कर प्रोडक्ट भी है मार्केट में, और वो कभी किसी और सेशन में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे कैसे डेटा स्पेल क्या है, तो यहाँ पे जब आप देखोगे, सी डेटा स्पेल का एनवायरनमेंट भी वैसा ही है, जुपिटर नोटबुक है, पाइथन है, यहाँ पे भी सेम है। तो पाईचार्म और डेटा स्पेल में डिफरेंस क्या है, अब देखो, मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे हमारा जो फ्लो है कि सबसे पहले मुझे डेटा साइंटिस्ट, मेरा टारगेट यही रहता है, आई वांट टू बिकम अ डेटा साइंटिस्ट, एआई एजेंट, एमएल इंजीनियर। पाइथन पाईचार्म जो है ना, उसमें आप वेबसाइट बना सकते हो, उसमें आप मोबाइल ऐप बना सकते हो, डेस्कटॉप ऐप बना सकते हो, ठीक है, बहुत सारी चीजें बना सकते हो। बट मुझे स्पेशली सिर्फ डेटा रिलेटेड रिसर्च करना है, सिर्फ डेटा रिलेटेड रिसर्च करना है, डेप रिसर्च, एकदम डेप्थ लेवल पे, स्पीड लेवल पे, हर चीज, तो मैं हमेशा डेटा स्पेल यूज करूँ। अगर मुझे स्टेटिस्टिकली बहुत डिटेल में रिसर्च करना है, आई विल यूज डेटा स्पेल। ठीक है, वही रिसर्च में पाईचार्म में भी कर सकता हूँ, पर इसमें जो टूल्स हैं उसको टेस्टिंग के लिए, स्टैटिस्टिकल मुझे डायग्राम्स के लिए, हर चीज, देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ये कुछ मैंने डायग्राम रखे हैं,
ठीक है, मैंने ही बनाया है, तो ये चीज मुझे पाई चार्ट में नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको डायग्राम जनरेट हो जाते हैं, पर ये जो ऊपर की जो समरीज की बात कर रहा हूँ, वो समरीज मुझे नहीं मिलेगी, इस लेवल पे नहीं मिलेगी, इतने डेप्थ में मुझे नहीं मिलेगी कि आपका जो कोड है वो बैकएंड में कैसे परफॉर्म कर रहा है, किस तरह से परफॉर्म कर रहा है, उसके अंडर आपको क्या और रिपेयर करने की जरूरत है, कहाँ पे आपको ऑप्टिमाइज करने की जरूरत है, ये सारी चीजें भी आती है। ठीक है, इसलिए मैं ज्यादा डेटा स्पेल यूज करता हूँ। अगर मुझे स्टेटिस्टिकली कुछ एनहांस्ड डेटा रिपोर्ट्स बनाने हैं या कुछ रिसर्च करना है, तो सबसे ज्यादा डेटा स्पेल यूज होता है। ठीक है, तो ये सॉफ्टवेयर, हाँ, ये आपको JetBrains पे मिल जाएंगे, 30 डेज ट्रायल है, तो इसका तो कोई इशू नहीं है, तो आप इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, ये आईडी ऐसा नहीं है कि जनरली स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, सर मैंने यूज कर लिया। यूज करना इट डजंट मीन आपने इंस्टॉल किया, एक फाइल बना दी, यहाँ पे मैंने एक फाइल बना दी, प्रिंट लिख दिया हेलो और रन हो गया, इट इज नॉट यूज्ड। यूज्ड मीन्स आपने कितना बेटर उसमें उसके सारे टूल्स को एक्सप्लोर किया है, सारे टूल्स किस तरह से काम करते हैं, रिजल्ट किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं, आपके जो सेटबैक्स हैं या बैक्स हैं वो किस तरह से शो करते हैं, आप उसको कैसे समझते हो, ये सारी चीजें आपने इसमें टेस्ट की, तब आप बोल सकते हो कि मैंने ये टूल्स प्रॉपरली यूज किया है। ये हमेशा ध्यान रखना, और मैं हमेशा कहता हूँ, आज भी कह रहा हूँ, ये टूल्स अभी भी बेस्ट नहीं है, इससे भी बेहतरीन टूल्स है, पर स्टूडेंट लेवल पे ये टूल्स बहुत अच्छे हैं। जैसे अगर आप आगे जाना चाहते हो तो अल्ट्रैक्स टूल्स हैं, आगे आप उससे आगे जाओगे तो सास है, उससे बेहतर एकदम कोर लेवल पे जाओगे तो मैटलैब्स है, बहुत टॉप के ये टूल्स हैं। बट उतना नॉलेज और उतना एक्सपीरियंस भी आपको चाहिए इन टूल्स को यूज करने के लिए। सिर्फ एक मैं फाइल बना दूंगा, हेलो वर्ल्ड लिख दूंगा, वो मेरा टूल्स का यूज नहीं है। मैं उसको प्रोडक्टिव वाइज कैसे यूज करूंगा, प्रोडक्टिविटी बेस पे कैसे यूज करूंगा, ये मेरी काबिलियत हमेशा रहे। ठीक है, और वही चीज आपको टूल्स में मास्टर बनाए। नेक्स्ट जो हम इसकी बात करते हैं, सो दैट इज जस्ट अ मिनट, इट्स अ गूगल कोलैब। ठीक है, अब गूगल कोलैब का शायद इसमें एक मिसिंग हो गया है, डेटा स्पैम, ओके सॉरी। सो गूगल कोलैब वाइट था इसलिए पता नहीं चला। सो गूगल क्या कोलैब में जैसे मैंने बोला कि आप किसी को पूछोगे ना तो क्या बोलेगा कि हाँ जुपिटर लैब और जुपिटर नोटबुक और गूगल कोलैब एक ही, कभी नहीं। तो ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, कोलैब आपको सिर्फ गूगल अकाउंट चाहिए, फ्री है, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, आप उसको आराम से यूज कर सकते हो। अब जब आप गूगल कोलैब ओपन करोगे ना तो आपको एक चीज हमेशा कॉमन मिलेगी। तो ये देखिए, ये गूगल कोलैब का पूरा ये है। आप सपोज यहाँ पे कोड लिखना है, कमांड लिखना है, चलो हम कोड की स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करना है, सारे इंट्रोडक्शंस आपको दिए हुए। ठीक है, नाउ फाइल एंड ओके, न्यू नोटबुक ऑन ड्राइव। ठीक है, चलिए नोटबुक बनाते हैं। डेफिनेटली जुपिटर में भी हम नोटबुक ही बनाते हैं। तो आप जब एनवायरनमेंट देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा यार ये तो सेम है, क्या फर्क पड़ता है। इसीलिए एक्चुअली जो नॉन एक्सपीरियंस्ड है, स्टूडेंट्स हैं या फिर कॉलेज फैकल्टीज हैं, वो हमेशा यही कहते हैं कि बोथ आर सेम। आपको वो बताएंगे ही नहीं। पहली चीज तो खुद को पता होना चाहिए। ये देखो वही चीज है, यहाँ पे मैं वही लिखूंगा, दैट इज प्रिंट एंड हेलो, एंड वही वही चीज होता है, और क्या रहेगा। यहाँ पे देखो, दैट इज हेलो। नाउ जस्ट रन जैसे आप करते थे, बस नोटबुक में ऐसा है कि ऊपर रन का कमांड होगा, यहाँ पे ये होगा। अब फर्क क्या हुआ कि ये रन हो रहा है, यहाँ पे रिजल्ट प्रिंट हो रहा है, नोटबुक में भी वही हो रहा है। नहीं, अब जैसे मानो कि आप पढ़ रहे हो और आपको कुछ ऐसी, जैसे मैंने बहुत सारे ऐसे टेस्ट किए, मेरे पास इसका पेड वर्जन भी है, तो मैं बता रहा हूँ कि इसमें क्या होता है। तो जनरली आपको ऐसा लगता है कि मुझे एक ऐसी स्क्रिप्ट बनानी है या ऐसा एक प्रोग्राम बना है डीप लर्निंग का या लैंगचेन का, LLM का, कि जो जिसको ज्यादा बेहतर जीपीयू चाहिए। डेफिनेटली एआई में जीपीयू का रोल बहुत बड़ा होता है। ठीक है, अभी जो मैं खुद भी पढ़ाई कर रहा हूँ वो कूड़ा की पढ़ाई कर रहा हूँ कि एनवीडिया का जीपीयू की प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, उसमें वो चीज आती है। ठीक है, तो वो मैं भी कर रहा हूँ। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जीपीयू का रोल बहुत बड़ा होता है। पर हमारे पीसी में, नॉर्मल पीसी या गेमिंग पीसी में इतने पावरफुल जीपीयू नहीं होते हैं कि हर चीज को लोड ले सके। तो उस केस में कैसा है कि जुपिटर नोटबुक या लैब से अलग से इन्होंने एक फैसिलिटी दी है। देखिए रन टाइम में आप जाओगे तो यहाँ पे देखिए चेंज रन टाइम टाइप। तो मतलब जब आप कोई सॉफ्टवेयर डालते हो, जैसे कि आपने डेटा स्पेल डाला, आपने पाई चार्म इंस्टॉल किया या फिर डेटा ग्रिप किया या फिर नोटबुक किया, तो वो सॉफ्टवेयर या वो आईडी क्या करेंगे, आपके कंप्यूटर में जो सीपीयू जीपीयू है ना उसी को यूज करें, और कुछ नहीं यूज करें। अब मुझे, मेरा तो प्रोग्राम ऐसा है कि इतने सीपीयू जीपीयू में काम नहीं करता है, तो मैं क्या करूं।
तो उस केस में आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे देखो, आप रन टाइम में जाओगे तो आप गूगल आपको सीपीयू भी प्रोवाइड करता है और जीपीयू भी प्रोवाइड करता है। करेंटली आपका प्रोग्राम सीपीयू पे रन हो रहा है, तो आप ये जीपीयू रेंट पे ले सकते हो गूगल से। रेंट कम है, $11 का है। मेरा जो प्लान है वो $100 का है। मैं टेस्ला का जीपीयू यूज करता हूँ मेरे कुछ हैवी स्क्रिप्ट्स के लिए। तो ये देखिए, ये अब यही, ये तो सेशन है कि आपका भी चल रहा है, अगर कैंसिल हो जाएगा तो ये सब सारे टीपीयू या जीपीयू आप देख रहे हो ना, इसकी कीमत 7-7, 8-8 लाख है मार्केट में। अब सिर्फ एक जीपीयू तो हम हमारे कंप्यूटर की नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आपने फेरारी का इंजन ले लिया तो भाई कार भी वैसी चाहिए, आजू बाजू के कंपोनेंट भी वैसा चाहिए। ऐसा थोड़ी कि मेरा फेरारी का इंजन मैंने मारुति 800 में डाल दिया तो वो फेरारी बन जाएगी, नहीं। तो आपको पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा वैसा। तो इसलिए वो पूरा सिस्टम तो मैं ले नहीं सकता, इससे बेटर है मैं जीपीयू हायर करता हूँ, और इसके रेट बहुत कम है। अभी जैसे मैं पे कर रहा हूँ कि मेरा मंथली $200 का रेट है, अगर मुझे मेरी हैवी स्क्रिप्ट रन करनी तो उस हिसाब से तो ठीक है, $200 मेरे लिए इजी है, क्योंकि मैं लाखों का कंप्यूटर और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाऊं, इससे बेटर तो मैं ये यूज कर सकता हूँ। तो गूगल कॉलर में फैसिलिटीज है कि आप अपना इनबिल्ट सीपीयू भी यूज कर सकते हैं, प्लस गूगल के जीपीयू भी आप रेंट पे ले सकते हो। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ेगी, चाहे आपका पीसी कैसा भी हो। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपके पीसी में सिर्फ 128 MB जीपीयू हो या ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो इस तरह से गूगल कॉलर वर्क करता है। मतलब मुझे बहुत ज्यादा हैवी कोडिंग करनी है, जिसमें बहुत ज्यादा हैवी मुझे प्रोसेसिंग चाहिए, तो फिर मैं गूगल कोलैब के लिए जाऊंगा। मतलब ये कहीं पे बेस्ट नहीं है कि पाइचार्म बेस्ट है, डेटा स्पेल बेस्ट है, गूगल कोलैब बेस्ट है, कहीं नहीं। जब जिसकी जरूरत हो उस चीज को यूज करो। कपड़े सीने के लिए सिलाई और सुई ही काम लगती है, तब आप तलवार तो यूज नहीं करोगे। तो सुई बेकार नहीं है, तलवार भी बेकार नहीं, आपका अपना अपना यूज है, ठीक है। ये हमेशा ध्यान रखो। तो इस तरह से ये पूरा सिस्टम काम करता है, आइडियाज काम करता है। कोई चीज बेस्ट भी नहीं है, कोई चीज वर्स्ट भी नहीं, ये हमेशा ध्यान रखें। इसलिए जो कुछ भी आप सीख रहे हो, आगे क्या आने वाला है, ये हमेशा ध्यान रखना। और आपका बैकग्राउंड क्या है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बॉस। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा बोलते हैं कि सर मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है, मेरा आर्ट्स बैकग्राउंड है, मैं खुद कॉमर्स, ठीक है। मेरा यहाँ पे ड्यूटी खत्म होता है, उसके बाद मैं अप्लाइड फिजिक्स पढ़ाता हूँ, अप्लाइड मैथ्स पढ़ाता हूँ, अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, मैं डिस्क्रीट मैथ पढ़ाता हूँ, फिर और भी सारे जो वैदिक मैथ्स हैं वो पढ़ाता हूँ। तो ये चीज मैं पढ़ाता हूँ इसलिए नहीं कि मुझे इंटरेस्ट है, इसलिए कि मैं इसमें वीक था, ठीक है। कई स्टूडेंट्स को मैं जब ये लेक्चर्स देता हूँ, ऐसे सेशंस लेता हूँ, कुछ एडवांस इवन मैथमेटिकल या फिर और भी, तो उनको लगता है कि हाँ सर इतना पढ़ा है इसलिए बोल रहे हैं। नहीं, मैं भी 10th में फेल हुआ था, मैं 12th में भी फेल हुआ था और बीकॉम में भी फेल हुआ था। ये मेरा बैकग्राउंड है। इसलिए कभी ये मत सोचो कि आपके बैकग्राउंड की वजह से आप कहीं पे पहुंच सकते हो। ये आपको एक लेवल तक हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, पर उसकी वजह से आप ऊपर जाओगे वैसा नहीं। ये हमेशा ध्यान रखना। मुकेश अंबानी है, वो अपने काबिलियत से ऊपर है। वो धीरूभाई अंबानी का बेटा ही था, पर उसके पास खुद की भी काबिलियत। अब उसके बेटे अगर जाएंगे तो उनकी काबिलियत से जाएंगे, नहीं होगी तो वैसे ही वैसे रहेंगे, वैसा है। सो बैकग्राउंड आपको एक स्टार्ट तो दे सकता है कहीं ना कहीं, पर ऐसा नहीं कि उसकी बगैर आप नहीं जा सकते। तो ये चीज है ना, मैंने फेल हो के ही सीखी है। तो ये कभी मत सोचना कि कोई आप रैंकर होंगे इसे तो ही आप जाओ। जो मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ वो इसलिए नहीं कि मुझे आता था, मैथ्स में मेरे सिर्फ 2 ही मार्क्स थे, वो भी अक्कड़ पकड़ करके ब्लैंक्स मैंने फेल की थी, ये हमेशा ध्यान रखना। इंग्लिश में 4 ही मार्क्स थे। बट करेंटली आई एम टीचिंग इवन IELTS also, TOEFL also, different speeches that I know, और अलग अलग लैंग्वेजेस भी मैं जानता हूँ। अभी जैसे आप हिंदी सुन रहे हो, बिकॉज हमारे सारी ऑडियंस शायद गुजराती ना જ પતા હું ગુજરાતી પણ એટલું જ સરસ બોલી શકું, मला मराठी पण खूप छान येते, आम्ही बंगाली पण खूप भालो बोलतो, समझ पड़ी। सो इसलिए है कि अपने माइंड को डाइवर्सिफाई करना सीखिए। ऐसा नहीं है कि आप एक टाइम पे एक ही चीज कर सकते हो। आपको माइंड को इस तरह से ट्रेन करना है कि शुरुआत में आप एक चीज करो, फिर धीरे से डाइवर्ट करो। चलो मैं दो चीज एक साथ कर सकता हूँ, फिर 3, फिर 4, फिर 5 कर सकता हूँ। दुनिया में तकरीबन 99% जो काम होता है ना, ऐसी SQL RDB में सिस्टम लगभग 9 है। मैं 9 की 8 RDB में सिस्टम मैंने एक साथ सीखी। तो ये काबिलियत तुरंत नहीं आती, पर जितना आप ये माइंड को डाइवर्सिफाई करना सीखोगे ना, या डाइवर्जन देना सीखोगे, उतना आप फास्ट सीखोगे। और ये इम्पॉसिबल किसी के लिए नहीं। सिंपल मैं चीज बता रहा हूँ, इसके साथ सिंपल टेक्निक्स है कि आप उसको कैसे फॉलो करोगे। एक टाइम पे एक ही चीज सीखना है, ये हो गया, अब पूरा ना हो गया। अपने माइंड को ऐसे करो कि आप एक टाइम पे 2 चीज सीख सकते हो।
3 चीज सीख सकते हो, आपका माइंड अपने आप खुद को ट्रेन करेगा, पर वो धीरे धीरे होता है। मैंने ये सब चीजें सीखा तो इसलिए नहीं कि मुझे इतने साल का एक्सपीरियंस नहीं, मैंने प्रोजेक्ट लिए, जो चीज नहीं आती थी उसके भी मैंने प्रोजेक्ट लिए, और उसके लिए मैंने सीखा कि चलो ये प्रोजेक्ट मुझे डिलीवर करना है क्लाइंट्स को, सो दैट्स व्हाई आई लर्न दैट टेक्नोलॉजी। और मैंने लैंग्वेजेस से ज्यादा टेक्नोलॉजीज ही सीखी। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे एक आपको मैं बता रहा हूँ, इसमें अभी हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक चीज, इसलिए आपको बता रहा हूँ। ए फ्रेम करके एक टेक्नोलॉजी है, आपने AR VR गियर पहन के यूज होती है, वो टेक्नोलॉजी आपने सुनी होगी। ये जो है वेब बेस्ड AR/VR कैसे इंप्लीमेंट होता है, इसमें अभी हम एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें इंप्लीमेंट करना है। मेरे खुद के भी AI मैंने बहुत सारे बनाए हैं मुझे हेल्प करने के लिए। ठीक है, अभी भी मैं प्रोजेक्ट्स करता हूँ, तो ऐसा नहीं कि आप मल्टीपल वर्क नहीं कर सकते, बस आपको वो डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए कि भाई मेरा वक्त कहाँ पे बच रहा है। वो अभी आप एज ए स्टूडेंट वक्त बचाने जाओगे ना कि चलो मैं कोडिंग चैट जीपीटी से करवा लेता हूँ सोल्यूशन इससे, तो आपका वक्त अभी बच रहा है, पर पूरी जिंदगी बर्बाद होगी, ये याद रखना। मैंने ऐसे बहुत से स्टूडेंट देखे हैं जो जब पढ़ते टाइम पे चैट जीपीटी और ये यूज करते हैं और 1 साल के बाद उनका नॉलेज जीरो है, क्योंकि कंपनी में जाओ तो उसका कोई यूज ही नहीं, क्योंकि कंपनी वाले यही कहेंगे भाई अगर तू चैट जीपीटी से ही जनरेट करना है तो तेरी जरूरत ही क्या है, प्रॉम्प्ट राइटर को ही मैं रख लूंगा जॉब पे। ठीक है, तो ये कभी मत सोचना कि इफ यू कैन यूज चैट जीपीटी इफेक्टिवली एफिशिएंटली देन यू विल बिकम अ मास्टर, कभी नहीं आप बन सकते। मैं खुद एआई मेरे लिए बनाता हूँ, मेरी टीम के लिए बनाता हूँ, मेरे डेवलपर्स के लिए बनाता हूँ, मैं बहुत कम यूज करता हूँ, क्योंकि मुझे मेरे माइंड में कोर चीज मुझे अच्छी लगती है। ठीक है, करो। हाँ, मुझे ऐसा है कि टाइम अगर जा रहा है तो मैं यूज करूंगा, और मेरे ही खुद के एआई यूज करूंगा। मैं चैट जीपीटी क्लाउड बहुत कम यूज करता हूँ, शायद ही मैं मेरा ही एआई बनाए हुए सारी चीज यूज करता हूँ। अगर मैं सीखता हूँ और मैंने ही नहीं बनाया अपने लिए तो क्या फायदा। ठीक है, मैंने अपने लिए, अब जैसे दुनिया में 26 मार्केट्स हैं टॉप के, स्टॉक मार्केट, करेंसीज, कमोडिटीज, इन सब के लिए भी मैंने एआई बनाया हुआ है। ठीक है, मेरे खुद के लिए कि मेरे क्लाइंट्स को सारी चीजें चली जाती है, कल कौन सा शेयर लेने का, ये करने का, सब कुछ। तो आप जो सीखते हो ना, जस्ट सीखो मत, अप्लाई, चाहे कैसा रिजल्ट आए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आपका रिजल्ट नहीं आएगा, कोई बात नहीं, नहीं आया तो नहीं आया, पर जब तक आप ये नहीं करोगे, एक्सपेरिमेंट्स नहीं करोगे, एप्लीकेशन सप्लाई नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होगा। जो चीज आपने सीखा, पाइथन सीखा, उसको अप्लाई करो, नॉट बेस्ड ऑन एक्सरसाइज एंड सम सिली प्रोजेक्ट्स। ठीक है, नॉर्मल हमने पहले वो कैसा किया कि एज हमने फाइंड कर लिया, एज 18 से ऊपर नहीं, वो उसको क्या करोगे आप कि 18 से ऊपर है तो आप वोट दे सकते हो, ठीक है, वो बेसिक्स लर्निंग। पर उसके ऊपर आपने प्रोजेक्ट क्या बनाया, आपने एक्सरसाइज सॉल्व की, आपने लैब सॉल्व की, ये सारी चीजें भी होनी चाहिए। उसके अलावा उसके ऊपर का सेल्फ रिसर्च क्या है, वो सारी चीजें भी होनी चाहिए। ठीक है, सो ये अभी तक का जो इंट्रोडक्शन था सिर्फ आईडी का ही था। जो डिटेल में अगर आपको आईडी बेस का जो ट्रेनिंग लेना है वो सिर्फ हम दिवाली के बाद RNW हम प्लान कर रहे हैं। ठीक है, सो बेसिकली इसके अलावा आपको कुछ डाउट है, क्वेश्चंस हैं, अभी मैं यहाँ पे ये फिनिश कर रहा हूँ, और कोई क्वेश्चंस डाउट्स तो मिलन सर से आप पूछ सकते हो। कुछ मेरा कांटेक्ट भी चाहिए, तभी उन्हीं को आप कांटेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आई एम नॉट अलाउड टू गिव यू डायरेक्ट कांटेक्ट। ठीक है, कुछ डाउट्स है तो मिलन सर भी आपको बताएंगे। ठीक है, सो नाउ स्विच बैक टू मिलन सर, प्लीज सर कंटिन्यू। यस, थैंक यू सर। तो हाँ, सभी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है तो डायरेक्टली यहाँ पर पूछ सकते हैं। जितने भी आज सर ने हमें टूल्स बताए तो बेफिक्र अनम्यूट करके आप आस्क कर सकते हैं, इसके रिलेवेंट जो भी आपको पूछना है वो। बाकी जैसे सर ने बोला कि अभी हमने सिर्फ और सिर्फ आईडीज़ आपके सामने रखे, बेसिक ओवरव्यू आपको दिया, बाकी इन डेप्थ भी हम आगे जाने वाले हैं इसके अंदर, राइट। जैसे कि गूगल कोलैब हो गया, फिर जुपिटर नोटबुक हो गया, आप में से कई लोग उसको यूज़ कर भी रहे होंगे, इवन पाईचार्म को भी कई लोगों ने सुना होगा और सिर्फ इंस्टॉल करके हेलो वर्ल्ड वगैरह प्रिंट किया होगा, जैसे सर ने बताया, राइट। लेकिन उसके ढेर सारे एडवांस यूज़ केसेस भी है जो आगे जाके हम अनकवर करेंगे। बट स्टिल आज के सेशन के अंदर किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, सर से बात करनी है, तो अनम्यूट करके कर सकते हैं। एनीवन? ऑल क्लियर है सभी को? एक एक्नॉलेजमेंट दीजिएगा हैंड्स, यस, थम्स ऑन करके। यस, समवन रेज हैंड। हीना, प्लीज़ अनम्यूट करके पूछ सकते हैं।
એની અંદર एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, और ऐसा नहीं कि अभी बाद में भी आपको कुछ क्वेश्चन है तो आप मिलन सर से कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे डिस्कस करेंगे, कोई इशू नहीं। और डन है सभी की ओर से? ओके, सो लास्ट में जो मैंने बात की थी सेशन शुरू होते ही कि मैं एक QR कोड स्कैन करूँगा, आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है, राइट? तो प्रोसेस करते हैं हम। चलिए, तो आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। इसके अंदर दो चीज़ें होगी, ये हर बार की तरह हर एक सेशन के अंदर हम लास्ट में जो फीडबैक वाला QR कोड आपको प्रोवाइड करवाते हैं गूगल फॉर्म, ये वही फॉर्म है, राइट? तो यहाँ पर आपका फीडबैक भी आपको प्रोवाइड करना है और यहाँ पर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो वो ही आपकी अल्टीमेट अटेंडेंस मानी जाएगी, ठीक है? तो ये दोनों चीज़ें, तो फीडबैक भी जेन्यून प्रोवाइड करिएगा जो भी आपको लगा, ताकि सर को भी प्रोत्साहन मिले कि नेक्स्ट टाइम ऐसे और इंटरेस्टिंग सेशंस लाए और इसके अंदर थोड़ा डीप डाइव और हम जाए, जो भी आज हमने आइडियाज़ देखे वो। और इस फॉर्म के अंदर लास्ट क्वेश्चन होगा एनी सजेशन करके, जहाँ पर आप अपना कुछ लिख सकते हो कि आपको इन फ्यूचर कैसे कैसे टाइप के सेशन चाहिए वो, ठीक है? तो जेन्यून फीडबैक्स आपको देखना है, आजू बाजू वाले का देख देख के नहीं लिखना है, ठीक है? तो एक चीज़ थोड़ी रखिएगा क्लियर। और जो लोग फॉर्म फिल कर लेते हैं टेक एंड लीव, अगर उसको कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है तो, ठीक है? फॉर्म फिल करने के बाद अपने फैकल्टीज़ को दिखाने के बाद वो लीव कर सकते हैं। दोज हु हैव सम क्वेश्चंस मीटिंग के अंदर बने रहिएगा और माइक अनम्यूट करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। और हाँ, आज जो भी सर ने हमें टूल्स बताया वो सभी टूल्स एटलीस्ट आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है? JetBrains की वेबसाइट पे जाके या तो डायरेक्टली आप गूगल करेंगे टूल तो आ जाएंगे। जस्ट इंस्टॉल, डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, ओपन करिए, एटलीस्ट हेलो वर्ल्ड या बेसिक कोई प्रोग्राम बनाइए, ठीक है? थोड़ा आप फैमिलियर एटलीस्ट हो जाएंगे टूल से। यस, मिनेश सर। हेलो सर, आवाज आ रही है सर? यस यस। सर ये क्वेश्चन है मेरा, मतलब ये शायद मे बी नॉट रिलेटेड टू टॉपिक, गिरीश सर से पूछना था। जैसे डीप लर्निंग में हम लोग सर गूगल के लिए टेंसरफ्लो अवेलेबल है और सेम चीज अपना पाइटॉर्च जो इसमें चलता है अपना पाइचार्म, ओके, तो दोनों बेसिकली सेम वर्किंग है या फिर कौन सा ज्यादा सुपीरियर है जो अपने को, मतलब स्टूडेंट्स को भी सिखाना है तो दोनों ही सिखाना चाहिए या फिर कोई एक जो सुपीरियर है? ओके, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, शाहरुख खान सुपीरियर है या आमिर खान? आमिर खान सर। कैसे? आमिर खान को स्पेशलिस्ट बोलते हैं। नहीं नहीं, शाहरुख खान की भी तो मूवी तो काफी बेहतर है। हाँ वो भी है। सलमान खान, तीनों खान में से कौन सा सुपीरियर है? तीनों तो एक्टिंग एक ही तरह के जैसे करते हैं, एक ही मूवी तरह की मूवीज करते हैं, कमर्शियल मूवीज ही करते हैं। यस सर, यस यस। तो सबसे पहले कैसे है कि स्टूडेंट्स भी ये कंफ्यूज होते हैं कि पाइटॉर्च हम करें या टेंसरफ्लो करें। तो अगर आपको सीखना है बेहतर तरीके से तो आपको पाइटॉर्च स्टार्ट कीजिए। पाइटॉर्च स्टूडेंट्स बेस पे बहुत बेस्ट है, पर अगर इंडस्ट्री में जाओगे तो टेंसरफ्लो सबसे बेस्ट है। अगर मुझे बहुत ज्यादा डिटेल में, देखिए फंक्शनैलिटी दोनों ही साथ में देते हैं, पर अगर मुझे एज ए स्टूडेंट के हिसाब से सोचना है तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट को पाइटॉर्च सिखाऊंगा, क्योंकि वहां से उसको समझ जल्दी आएगी। मैं उसको बैकएंड सिचुएशन कैसे है कि ट्रीज कैसे काम करते हैं, ग्राफ्स कैसे काम करते हैं, वो बैकएंड में बता सकता हूँ, टेंसरफ्लो में भी बता सकता हूँ, बट पाइटॉर्च थोड़ा इजी है समझने के लिए स्टूडेंट बेस में। तो अगर उसके बाद पाइटॉर्च के बाद आप उसको इंडस्ट्रियल लेवल टेंसरफ्लो पे ले जाओ, बहुत बेहतर रहता है। तो जनरली मैं पहले पाइटॉर्च ही करवाता हूँ, उसके बाद ही टेंसरफ्लो, क्योंकि टेंसरफ्लो में तो ऐसा है कि आप 2 साल में भी मास्टर नहीं बन सकते, इतनी बड़ी चीज, ठीक है? वो टेंसर बोर्ड है, टेंसर का प्लेग्राउंड है और वो सब चीजें बहुत कुछ है। तो जनरली पहले ना पाइटॉर्च से आप स्टार्ट करोगे ना, वो स्टूडेंट्स के लिए ही बने हुआ है एक्चुअली, पर वो स्टूडेंट्स के बाद में वो धीरे धीरे इंप्रूव करके इंडस्ट्री में भी गए। तो आज तकरीबन लगभग
15 से 20% इंडस्ट्री ऐसी है जो पाइटर्स पे काम करती है, और अगर 80% इंडस्ट्री की बात करें तो वो टेंसरफ्लो पे करती है। पर पाइटर्स इजी है, इसलिए वो स्टार्टिंग के लिए बहुत अच्छा है स्टूडेंट्स के लिए। उसके बाद आप उसको शिफ्ट करोगे टेंसरफ्लो पे तो बहुत स्पीड में वो आगे जाता है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। यस, एनी अदर क्वेश्चंस किसी की साइड से हो तो बेझिझक आस्क कर सकते हैं। ऑनलाइन जो हमारे इंडिविजुअल स्टूडेंट्स भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, दे कैन ऑल्सो आस्क, तो आप भी अनम्यूट करके आस्क कर सकते हैं। यस, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने जैसे मैं बोला था कि ये टूल्स आपने हमें बताए हैं, जैसे डेटा स्पेयर हो गया और वो सब आपने बताया था कि सर वो स्टूडेंट बेस पर है और उससे भी बड़े टूल्स है। तो सर स्टूडेंट बेस के जो टूल्स से हमें शिफ्ट होना हो तो हमें सर कैसे पता चलेगा कि हाँ अब हमें शिफ्ट होना है दूसरे टूल्स पर जो डीप टूल्स? अंडरस्टूड। अब जैसे आपने कहा कि मुझे एडवांस टूल्स पे जाना है तो कब जा सकते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल आपको एक जनरल लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि आपको समझे कि कार नहीं आती है, ठीक है, कार नहीं आती है और आपको मैं डायरेक्ट फेरारी चलाने के लिए सिखाने के लिए शुरू कर देता हूँ, चलो फेरारी डायरेक्ट सीखते हैं, क्या होगा आपसे हैंडल? चलिए अब एक दूसरा सिनारियो लेते हैं, आपको एक नॉर्मल कार तो आती है और उसके बाद मैं आपको फेरारी चलाने के लिए बोलता हूँ, सिखा नहीं रहा हूँ, चलाने के लिए बोलता हूँ, क्या आप चला पाओगे फेरारी? रीजन? सो जनरली अगर मुझे कार आती भी होगी ना, भले ही मैंने BMW चलाई हो, मर्सिडीज चलाई हो, फिर भी मैं फेरारी नहीं चला सकता। उसका रीजन ये होता है कि दोनों की टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है। स्टूडेंट हमेशा ये सोचता है कि एक चीज ये खत्म करने के बाद मैं प्रोफेशनली ये टूल यूज करूंगा। ऐसा कहीं पे किसी के लिए कोई सिनारियो है ही नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि ओके दैट मुझे अभी से पहले से शुरुआत से मुझे प्रॉपर सीखना है। ठीक है, आप पाइचार्म है या डेटा स्पेल डायरेक्ट ले लीजिए, शुरुआत हेलो वर्ड से ही कीजिए ना, कौन मना कर रहा है? ठीक है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको एक पर्टिकुलर लेवल के बाद ही ये सीखना है। मुझे अगर किसी स्टूडेंट्स को ये बताना है, मुझे लगता है कि ये स्टूडेंट में काबिलियत है ग्रास्पिंग की, तो मैं उसको डायरेक्ट वो बताऊंगा। मुझे लगता है इसमें ग्रास्पिंग नहीं है, तो मैं उस तरह के उसको ट्यूटोरियल भी देता हूँ कि भाई इतना ही कर, बहुत है, थोड़ा धीरे जाएगा तो कोई बात नहीं। देखिए हर एक की अपनी अपनी स्पीड होती है। कोई अगर 6 महीने बाद में पहुंचा तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो गए, ठीक है। आप MBBS पास करते हो तो MBBS में आप 4 साल फेल हुए तो आपको कोई ये नहीं पूछेगा कि आप फेल हुए, यू आर MBBS डॉक्टर, दैट्स इट। CA आपने कितनी बार में निकाला कोई नहीं पूछता है, यू आर CA, दैट्स इट। तो वैसा ही है, तो अपनी स्पीड से जाओ, दूसरों की स्पीड को मैच मत करो। मैंने बोला ना, मेरी खुद की स्पीड कुछ नहीं थी, मैं कुछ नहीं था, मैं धीरे धीरे सीखा हूँ और कंसिस्टेंट टाइम पे सीखा हूँ। मेरे में एक चीज बहुत अच्छी थी और आज भी है कि मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज मेरा प्रैक्टिस रहता है, मैं उसको कभी नहीं मिस करता, चाहे कुछ हो जाए, सिवाय कि मैं बीमार हूँ तो ही, अदरवाइज कभी नहीं। अगर आपकी कंसिस्टेंसी रोज की 2-3 घंटे की भी रहेगी ना, तब भी आप बहुत आगे निकल जाओगे। मैं तो 8-8, 9-9 घंटे रोज करता था प्रैक्टिस, इतना मुझे पता है। रूम में से बाहर नहीं निकलता था, काम अलग होता है तभी मैं निकलता था। कॉलेज के टाइम पे भी जब मैं पुणे में था, तो मेरा ग्रेजुएशन सूरत से हुआ है, मैं पुणे में मास्टर्स के लिए गया था, तब भी मैंने कॉलेज नाइट की करवाई थी। दिन में मैं टाटा में जॉब करता था, नाइट में, यहाँ तक कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे कोंडवा गेट में भी सिलेक्ट हुआ था। जो हमारे सोल्जर्स हैं उनको इमरजेंसीज में आपके जो स्विचिंग नेटवर्क्स हैं और सर्किट नेटवर्क्स हैं, अगर वो बिगड़ जाए तो उसको कैसे हैंडल करना है, उसकी भी ट्रेनिंग मैंने दी थी। तो ऐसा है, तो कभी भी किसी चीज को ये मत सोचो कि आप ये नहीं कर सकते। कुछ नहीं, कूद जाओ, बस प्रॉब्लम आएगी तो देखेंगे, सीख अपने आप आपको फोर्स मिलेगा सीखने के लिए। पर आप किनारे बैठ के सोचोगे कि मैं डूब जाऊंगा, तो कूदो तो सही भाई, डूबने लगोगे तो अपने आप हाथ पैर मारोगे, ऐसा हो जाएगा। तो कभी ये मत सोचो कि कोई चीज शुरू करने का कब अच्छा टाइम है, आप जब स्टार्ट करते हो वही सबसे अच्छा टाइम है, ये याद रखो। इसके लिए कोई मुहूर्त नहीं है कि मुझे इसी मुहूर्त में स्टार्ट करना है। आप स्टार्ट ही नहीं करोगे, मुहूर्त ही ढूंढते रहोगे तो वैसे ही हो जाएगा। व्हेन यू स्टार्ट द बेस्ट टाइम इट इज, सिंपल याद रखो। समझ में आया?
चलिए, और कोई किसी को क्वेश्चन है प्लीज पूछ सकते हैं, एनी क्वेश्चन। और ऐसा नहीं कि इसमें और भी किसी टेक्नोलॉजी के बारे में पूछना है, यू कैन आस्क। क्लियर है सभी को? जैसे आप अभी AIML कर रहे हो, जस्ट मिनट सर, एक मिनट का। यस। जैसे आप अभी AIML कर रहे हो ना, तो सबका ये क्या रहता है पता है? हम कॉमर्स में अगर 11वां 12वां कर रहे हैं तो क्या करेंगे बाद में? आगे MBA करेंगे, BCom करेंगे, BBA करेंगे, CA करेंगे, ऐसा कुछ होता है। व्हाट आफ्टर AIML, व्हाट आफ्टर डेटा साइंटिस्ट, अगर बन भी गए तो उसके बाद भी बहुत सारी लाइंस। जैसे कि अगर आप AIML डेटा साइंटिस्ट बनते हो तो हाउ टू इम्प्लीमेंट डेटा साइंस कॉन्सेप्ट इनटू गेम्स, how to implement that data science concept into IoTs, into embedded systems, into programming, into desktop apps, into mobile apps. So many things are there. यहाँ पे लाइन आपका खत्म ही नहीं होने वाला। देखो अभी मेरा लास्ट किस्सा मैं बताता हूँ। आई एम नॉट अ साइंस बैकग्राउंड, तो एक मेरे स्टूडेंट है अमेरिका का, वो बायोलॉजी में ग्रेजुएशन कर रही है। तो उसने मुझे ये कहा कि सर मेरे को ये DNA का ये करना है, DNA सीक्वेंसिंग का प्रोग्राम बनाना है AIML में। मैं बोला भाई तू पहले मुझे ये सिखा कि DNA क्या काम करता है, मतलब कैसे काम करता है। एक हफ्ते तक मैंने ट्रेनिंग ली थी उससे, मेरे स्टूडेंट से, कि भाई तू मुझे समझा। तो उसने मुझे DNA समझाया, RNA समझाया, सीक्वेंसिंग क्या होती है वो समझाया। मैं बोला अब मुझे एक हफ्ते का टाइम दे, मैं तुझे प्रोग्राम बना के देता हूँ। तो ये मेरी इंटेंसिटी है। अब जैसे एक प्रोग्राम मैंने SR में, हजीरा में, आपको पता है हजीरा में SR कंपनी है, तो वहां पे मुझे एक प्रोग्राम मिला था इसी का, कि आपको बॉयलर का जो स्टीम पॉइंट्स है, स्टीम प्रेशर है, उसको कंट्रोल करना है। मेरा तो कोई बैकग्राउंड ही नहीं था। मैंने उसको बोला मुझे 3 महीने दीजिए, मैं आपको बना दूंगा। वो 3 महीने में मैंने फिजिक्स सीखा कि बॉयलर कैसे काम करता है, स्टीम प्रेशर्स कैसे काम करता है, उसके पीछे कैलकुलेशंस क्या है, उसके सेंसर्स क्या है, कौन कौन से सर्किट बोर्ड्स हैं, वो सर्किट बोर्ड कैसे काम करते हैं, उसके इनपुट आउटपुट गेट्स कैसे काम करते हैं। वो सारी चीजें मैंने 3 महीने में सीखा। मेरे पास कुछ नहीं था बैकग्राउंड। तो ये हमेशा याद रखिए कि सीखने के लिए तैयार हो। मास्टर्स अपने आप बन ही जाओगे, आज नहीं तो कल। मैं बोल रहा हूँ आज भी मैं मास्टर नहीं हूँ, क्योंकि ऊपर जाके पता चलता है कि यार कितना वास्ट यूनिवर्स है। मुझे जो सीखना है, जहां पे जाना है, उसका 0.01 भी अभी तक मुझे नहीं आया, ऐसी हालत है। तो आपके पास ऐसा नहीं कि डेटा साइंस AML पढ़ लिया तो खत्म हो गया। बहुत सारी चीजें हैं आगे करने के लिए। उसको ब्लॉकचेन में इंप्लीमेंट कर सकते हो, उसको ऑटो एनालिसिस में इंप्लीमेंट कर सकते हो। ब्लैक रॉक आपने सुना होगा कंपनी, उसकी एक AI सिस्टम है अलादीन, कैसे काम करती है। तो सर्च करना नेट पे, आपको पता चल जाएगा कि AIML कहाँ तक पहुंच सकता है। यहाँ तक कि आप सर पे हाथ रखते हो ना, तो भी वो एनालाइज करके बता देगा कि ये सर पे हाथ रखा तो ये शेयर ऊपर जाए नीचे जाए। इतनी बेहतरीन सिस्टम बनाई है अलादीन। और उसी के साथ अभी रिलायंस ने कोलैबोरेट किया है कि रिलायंस अपने शेयर्स के लिए भी इम्प्लीमेंट कर रहा है, अपने क्लाइंट्स के लिए भी इम्प्लीमेंट कर रहा है। तो आपको जियो पॉलिटिकल न्यूज भी पता चलनी चाहिए कि AI फील्ड में क्या हो रहा है, दूसरी फील्ड्स में क्या हो रहा है, जियो पॉलिटिकली क्या डिसीजंस आ रहे हैं, उसका इम्पैक्ट टेक्नोलॉजी पे क्या होगा, वो हर चीज आपको एनालाइज करना आना चाहिए। एनालिसिस इट डजंट मीन कि आपके पास एक एक्सेल का डेटा है, SQL का डेटा है और आप उसको सिर्फ रिपोर्ट बना रहे हैं। इज नॉट एनालिसिस, एवरीथिंग इज एनालिसिस। सबसे बेस्ट एनालिस्ट कौन है पता है दुनिया का? आपके घर में आपकी मम्मी जब ये सब्जी लेने जाते हैं ना, तब भी वो सबसे बेस्ट एनालिसिस करते हैं कि इसको अच्छा लगता है तो इसको ज्यादा बनाऊंगी, इसको अच्छा लगता है तो इसको कम बनाऊंगी। इसको ये सबसे बेस्ट एनालिसिस तो घर से ही स्टार्ट होता है हमारा। मैंने ऐसे ही सीखा है और स्टूडेंट को भी ऐसे ही सिखाता हूँ। अपने अराउंड ही इतनी चीजें हैं एनालिसिस करने के लिए कि आपको डेटा की जरूरत नहीं है, आपका माइंड ऐसे ही डेवलप हो जाएगा धीरे धीरे। सो इसी तरह से सीखना चाहिए। आपके पास रियल टाइम जो एनवायरनमेंट है ना, उससे सीखो। डेटा तो आज है कल नहीं, डमी है, दैट्स इट, खत्म। आज याद होगा कल याद नहीं रहेगा, पर अराउंड जो हम एनालिसिस करते हैं ना, वो कभी नहीं भूल सकते। अब जैसे मैं यहाँ पे जो आता हूँ 16 किलोमीटर दूर से आता हूँ, पर मेरे घर से मैं यहाँ पे सब कुछ ऑब्जर्व करता हूँ कि कौन सी दुकान कहाँ पे है, किसने यहाँ पे ये बक्सा रखा है। ऐसे ही मेरी आदत है। यहाँ तक कि मैं दूसरे दिन बता सकता हूँ कि ये बक्सा यहाँ पे नहीं था, यहाँ पे ये एप्पल नहीं था, यहाँ पे ये फ्रूट नहीं था, हर चीज। ये मेरी आदत है बताना। तो इस तरह से हमेशा खुद की लाइफ को भी एनालिसिस करना सीखो। आपके अराउंड पीपल है, अराउंड जो डेटा है, किसी भी तरह का डेटा हो, एनालिसिस करने की आदत डालो। जियो पॉलिटिकल न्यूज सुनो, न्यूज को एनालिसिस करना सीखो कि अगर इस कंट्री ने ये डिसीजन लिया तो क्या हो सकता है, GDP हमारा ये है तो क्या हो सकता है। शुरुआत में आपको बोर लगेगा, बट एक टाइम पे समझ में आने लगा, फिर AIML डेटा साइंस कुछ है ही नहीं इसके सामने, ऐसा है। चलिए, और कुछ किसी को पूछना है?
ओके डन है तो सर फाइंड अप करते हैं हम. ओके 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 चलिए एवरीवन गुड बाय, जय भारत. इसी तरह से हम आफ्टर दिवाली भी एक्सप्रेस सेशन के अंदर मिलते रहेंगे. ओके.